32 साल का जयंत पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। नवचंद्रपुर। कल इस नवचंद्रपुर के कई डॉक्टरों के साथ जयंत का अपॉइंटमेंट है, इसीलिए रात गुजारने के लिए एक होटल की जरूरत है। आप स्टेशन मास्टर हैं? जी बोलिए। बोल रहा था रात गुजारने के लिए आसपास कोई होटल मिल जाएगा क्या? यहाँ होटल तो वैसे भी कम है, मिल भी जाए तो इतनी रात को खाली कमरा मिलना बहुत मुश्किल है। देखो इस रास्ते पर आगे चलते हुए देखिए, अगर मिल जाए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जयंत को अक्सर रात को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, रहना भी पड़ता है। और आज तो अमावस है, अंधेरा बहुत ज्यादा है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। नहीं, यहाँ तो किसी होटल का अता पता ही नहीं है और इतनी सर्दी में सड़क पर चलते चलते जम गया हूँ मैं। तो क्या मैं स्टेशन पर ही लौट जाऊँ? क्या करूँ? अरे ये रहा होटल पतझड़। होटल मिलते ही जयंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ बोलिए। सुनिए, मुझे एक कमरा चाहिए। इस वक्त तो सिर्फ एक ही कमरा खाली है, रूम नंबर 107। हाँ ठीक है, मुझे तो एक ही कमरा चाहिए। लेकिन वो कमरा तो दरअसल क्या? नहीं, देखिए, अगर किराया ज्यादा है तो मैं दे दूंगा, मामूली भी चलेगा। और डिनर जरा कमरे में ही सर्व करने को बोलिएगा। असल में सर, मैं कह रहा था काफी दिनों से उस कमरे में कोई गेस्ट रुका नहीं है। कहते हैं उस कमरे में आधी रात में कुछ अजीब अजीब किस्से होते हैं, किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इसलिए आप दरवाजा अच्छे से बंद करके सोइएगा, ठीक है? और अगर सच में कुछ सुनाई देता है तो आप बिल्कुल आवाज मत कीजिएगा सर। हाँ? जयंत सोचता है कि इस ठंड में इतनी रात को उसे रहने के लिए एक जगह तो मिली, तो ऐसी अफवाहें सुनने को मिले तो सुन लेगा। एक ओर लोगों की शिक्षा बढ़ रही है और दूसरी ओर लोग ऐसे अफवाहों पर विश्वास करते हैं। चाबी पर जंग लगा है। जयंत ने सोचा कि काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं की गई है। कमरा छोटा है, दरवाजे खिड़कियां काफी दिनों से खोली नहीं है, इसलिए काफी हद तक सीलन की बदबू आ रही है। जयंत ने सोचा बाहर बहुत ठंड है, खिड़की खोलने का कोई मतलब नहीं। रात के 11 बज चुके हैं। अचानक पीछे मुड़ते ही जयंत चौंक जाता है। आपका डिनर। ओह, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। दरवाजा खुला था इसीलिए अंदर आ गया। देर मत कीजिए, खाना खाकर सो जाइए। असल में ये कमरा अच्छा नहीं है। अचानक से घड़ी के कांटे की आवाज बिल्कुल थम गई। कमरे का नाइट लैंप भी अचानक जल उठता है, फिर बुझ जाता है। जयंत की आंख लग गई थी। लाइट के जलते ही जयंत की नींद खुल जाती है। जलती बुझती रोशनी में जयंत को कमरे के कोने में रखे शीशे के पास दिखती है परछाई, जैसे कोई खड़ा है। वो देखकर चौंक जाता है। कौन है वहाँ? जयंत उठकर पूछता है तो लाइट का जलना और बुझना भी थम जाता है। वो आंखें मलकर अच्छे से देखता है। तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल जाती है और जयंत डर जाता है। अरे कौन है? कब से मजाक चल रहा है? कोई जवाब नहीं आता। जयंत बिस्तर से उतरकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। कंधे पर एक ठंडा स्पर्श। जयंत समझने की कोशिश करता है कि कौन है, पर वो पीछे नहीं मुड़ पाया और उसके गले से आवाज आती है। कौन है मेरे पीछे? पीछे मुड़ेगा या नहीं ये सोचते सोचते डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है कि कोई नहीं है। शीशे की तरफ देखते ही शीशे के अंदर जिसे देखता है उसे देखकर कांप जाता है जयंत। तभी जयंत देखता है कि शीशे में जो दिखा था वो कमरे में नहीं है। अचानक सर झुकाकर जोर जोर से सांस लेती हुई गर्जन करने लगती है वो लड़की। जयंत समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक हवा से खिड़की खुल जाती है। खिड़कियां खुल रही थी फिर बंद हो रही थी। ठंडी हवा से जयंत बिल्कुल जम जाता है।
कोई है, दरवाजा खोलो दरवाजा। आवाज देने का कोई फायदा नहीं। तू पूरी जिंदगी भागता रहा है, स्वार्थी कहीं का। जैन को समझ नहीं आया क्या कहना चाहती है वो औरत। क्या जैन भागना चाहता है और वो स्वार्थी क्यों होने लगा? उस कपकपाती सर्दी में भी उसके माथे पर बूंद बूंद पसीना। अचानक वो औरत शीशे से बाहर आ गई। फिर जैन ने देखा कि उस औरत के दोनों आंखों की जगह पर गड्ढा है, चेहरा सफेद है और गले पर मोटी रस्सी बांधी हुई है। याद है तुझे उस रात की बात? जैन समझ नहीं पाया कि किस रात की बात कर रही है ये औरत। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तुझे? समझ नहीं आ रहा है? अब समझ जाएगा तू। और फिर जैन के मुंह के सामने अपना मुंह लाकर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है वो औरत। जैन को लगा उसके कान का पर्दा फट जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं भी चिल्लाई थी उस रात को। जैन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। खिड़की से भागना चाहता था पर खिड़की उसके सामने ही बंद हो गई। कहाँ भागेगा तू? जैन यहाँ वहाँ देखने लगा, जोर जोर से सांस लेने लगा। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। ऐसी हंसी जैन ने कभी ना देखी थी और ना कभी सुनी थी। महिला के दांत काफी घिसे हुए थे। जैन ने देखा बाथरूम की ओर और दौड़कर चला गया। बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद करके हांफने लगा था जैन। क्या करे क्या ना करे सोचते सोचते बाथरूम का छोटा सा वेंटिलेटर नजर आया। जैन तो उस वेंटिलेटर को खोलकर भागना चाहता था। उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने देखा वो औरत हवा में तैर रही है। जैन कुछ करता उससे पहले ही उस औरत ने जैन के बाल पकड़कर बाथरूम से बाहर ले आती है और उसे पटक देती है कमरे में। याद आया किस तरह से पटक दिया था तूने मुझे जमीन पर? 50 साल पहले उस रात को मुझे खत्म कर दिया था तूने इसी होटल में लाकर। पहले मुझे जमीन में पटक दिया, फिर तकिए से मेरी सांस रोककर मार दिया। उसके बाद टांग दिया था मुझे इसी सीलिंग पर रस्सी से। हाँ, पति होकर शर्म नहीं आई? मेरी सारी जायदाद के लिए मुझे ही खत्म कर दिया तूने। जैन को कमरे के अंदर उस 50 साल पहले की घटना दिखती है। जैन चौंक उठा। ये तो हूबहू वही है। जैन समझ गया था कि इस औरत की अतृप्त आत्मा इतने दिनों से अपने पति से बदला लेने के लिए मुक्त ही नहीं हो पाई है। क्योंकि जैन बिल्कुल उसके पति की तरह दिखता है, इसलिए जैन को मारने से ही उसे मुक्ति मिलेगी। तो जैन जिंदा कैसे रहेगा? क्या ये रात जैन की आखिरी रात है? सुनो 50 साल बाद भी आपके पति ऐसे बिल्कुल कैसे दिख सकते हैं बताइए आप? हाँ, मैं सच में तुम्हारा पति नहीं हूँ, उसका पुनर्जन्म हूँ मैं। वो औरत पुनर्जन्म सुनते ही जैन को मारते मारते भी रुक जाती है। वहाँ का माहौल भी एक पल में स्वाभाविक हो जाता है। सर्द हवा का तूफान भी थम जाता है। उस औरत के आंसू से आंसू बहने लगते हैं। मैंने क्या गलती की थी? बहुत प्यार करती थी उनसे। दरअसल ये सारी सच्चाई इतने सालों से किसी को बता नहीं पाई थी। तुम्हें देखते ही एक पल में मेरे पति का चेहरा सामने आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, मुझे समझ आ गया कि वो भी अब नहीं है इस दुनिया में। अब तो मेरे बदला लेने का भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मैंने बता दिया तो मुक्ति मिल गई मुझे। अब मैं चलती हूँ। जयंत ने देखा कि वो औरत कैसे खुली खिड़की से एक बादल का रूप लेकर अंधेरे में गुम हो गई। वहां पड़ी थी सिर्फ उसके गले की रस्सी। जयंत ने गहरी सांस ली,
खुली खिड़की की तरफ ताकते ताकते देखते जयंत ने सोचा इस होटल में उस महिला की ये आखिरी रात थी।